Welcome to our YouTube channel Engineer Choice Tutor. So friends, today we are going to study radar antenna. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. An antenna is a device that acts as a transformer. एंटीना क्या है फ्रेंड? एक डिवाइस है जो कि ट्रांसफॉर्मर की तरह वर्क करता है. किस लिए वर्क करता है? टू प्रोवाइड ए गुड मैच बिटवीन फीडिंग लाइन एंड लोकल सोर्स ऑफ द पावर एंड फ्री स्पेस. फ्रेंड, ये ट्रांसफॉर्मर का काम तो करता है, लेकिन किसके बीच? एक फीडिंग लाइन जो कि क्या करता है? फीड करता है किसी नेटवर्क को एज लोकल सोर्स, मतलब लोकल सोर्स की तरह फीड करता है. और पावर एंड फ्री स्पेस, मतलब सोर्स किसका होता है? पावर का. और किसके बीच में? फ्री स्पेस में. तो अगर हम मान लीजिए, देखिए ये हमारा एंटीना है और अगर हमको इसको एज ए रडार काम करवाना है तो ये कैसा, मतलब एज ए ट्रांसफॉर्मर काम करेगा. ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के बीच में और स्पेस के बीच में. ये बोलना ये चाह रहा है कि देखिए, अगर यहाँ से हाई पावर अगर हम देते हैं तो ये क्या करता है? रेडिएट करता है. रेडिएट करने के बाद अगर किसी अगर हम मानते हैं दूसरे एंड पे रिसीवर है या फिर इसी एंड पे रिसीवर है, तो भी हमारा सिग्नल टकराकर वापस आता है. तो क्या होता है? उसकी जो पावर होती है वो कम होती है. तो इससे क्या हो गया? एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी तो यही करता है ना, हाई पावर टू लो पावर, मतलब हाई करंट को लो, हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है. दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि एक रडार एंटीना जो है एज ए ट्रांसफॉर्मर वर्क करती है. और एक फ्रेंड, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती हैं जो रडार एंटीना की होती है. चलिए हम एक एक करके उन सारे फंक्शंस को पढ़ते हैं. तो जो पहला फंक्शन है वो ये है, इट ट्रांसफर्स दी transmitter energy in space with required distribution and efficiency. This process is applied in an identical way upon reception. मतलब ये बोल रहा है कि ट्रांसमीटर का जो एनर्जी है ना वो स्पेस में ट्रांसमिट होता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन एक एफिशिएंसी को मेंटेन करके. और यही प्रोसेस रिसेप्शन, मतलब रिसीवर पे भी सेम प्रोसेस होता है, बस इसके अपोजिट होता है. यहाँ हम क्या करते हैं फ्रेंड? एंटीना से स्पेस में ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को, और वहां हम क्या करते हैं? स्पेस से एंटीना में रिसीव करते हैं एनर्जी को. यही मान लीजिए, देखिए ये हमारा ट्रांसमीटर रहा और एक दूसरे एंड पे मान लीजिए रिसीवर है, या फिर सेम एंड पे भी ले सकते हैं, बट मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ. मान लीजिए इधर से ये गया, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इससे टकराकर यहाँ रिसेप्शन हुआ, तो ये क्या किया? स्पेस में ट्रांसमिट किया. और इससे टकराकर ये क्या हुआ? बहुत सारे सिग्नल डिस्टॉर्ट होके चाहे स्कैटर करके ये रिसीवर पे गया, और रिसीवर पे क्या कर रहा है? ये जो एंटीना है वो रिसीव कर रहा है. ओके फ्रेंड, नाउ सेकेंड जो फंक्शन है इसका वो क्या है? इट इंश्योर्स दैट द सिग्नल हैज द रिक्वायर्ड पैटर्न इन स्पेस. मतलब ये इंश्योर करता है कि सिग्नल जो कि हमारा स्पेस में जाए वो एक पर्टिकुलर पैटर्न का हो. ये पैटर्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, ताकि जो टारगेट है ना उसको अच्छी तरह डिटेक्ट कर पाए. मान लीजिए अगर पैटर्न हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न ना हो तो हो सकता है कोई टारगेट का कुछ ऐसा भाग हो जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल पाए. ओके, थर्ड जो फंक्शन होती है फ्रेंड वो ये होती है कि ये प्रोवाइड करता है द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी एट टारगेट पोजीशन अपडेट्स. मतलब मान लीजिए फ्रेंड कोई चलता हुआ कार है और उसको हमको क्या करना है? डिटेक्ट करना है, या कंटिन्यूअस डिटेक्ट करते रहना है, या फिर उसके ऊपर नजर रखना है. तो क्या करते हैं हम लोग? इस कंडीशन में हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि जो टारगेट का पोजीशन है ना उसको हमेशा अपडेट करते रहे. कौन? हमारा रडार एंटीना, ताकि उसके बारे में हम हमेशा कंटिन्यूअस वे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते रहे. जो फोर्थ फंक्शन है वो क्या है? इट मस्ट मेजर द पॉइंटिंग डायरेक्शन विथ ए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. अब फ्रेंड देखिए, अगर मान लीजिए जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा जो टारगेट है वो हमेशा ग्राउंड के टच में रहे या पर्टिकुलर एक एंगल पे ही रहे. हो सकता है कि जो हमारा टारगेट है वो बिल्डिंग पे चढ़ रहा हो या फिर उसकी एलिवेशन कम या ज्यादा हो रही हो. तो इस कंडीशन में एक एंटीना के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि उसको जो टारगेट है उसको एक एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी और उसके पोजीशन को अपडेट करता रहे. ओके, नाउ फोर्थ हो गया फ्रेंड. फिफ्थ, इट मस्ट मेजर द पॉइंटिंग डायरेक्शन विथ ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. ये तो एक ही, ये दो बार रिपीट हो गया, मतलब ये दोनों एक जैसा है फ्रेंड, राइट. अब देखिए, अब एंटीना को अगर हमको वर्क करवाना है तो उसकी कुछ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है. उन सारे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम ऑपरेशन के वक्त
ये सब बातें का इंश्योर करके रखे और उस तरीके से एंटीना को डिजाइन करे। ओके, सो चलिए वो सारे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ते हैं। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द एग्जैक्ट सोर्स एंड डिटेक्शन लोकेशन मस्ट बी डिफाइनेबल। मतलब हम एक एंटीना का डिजाइन तभी कर सकते हैं जब हमारा सोर्स और डिटेक्शन लोकेशन ये दोनों को हम डिफाइन कर पाए। अब हमारा जो सोर्स, मान लीजिए हमारा डेस्टिनेशन लोकेशन अगर हम इन्फिनिटी ले लें तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी को अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी एक ऐसा सिग्नल जो इन्फिनिटी तक जाता हो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा प्रैक्टिकली जो है वो लोकेशन का, टारगेट का लोकेशन का डिफाइनेबल होना चाहिए। राइट नाउ सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो रिस्पॉन्स होता है मस्ट बी टाइम एंड स्पेस इनवेरिएंट। मतलब टाइम और स्पेस में वेरी नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो जब हम लोग टेस्टिंग किए तो हमें मिला कि जो सिग्नल है ना वो 7 मिनट में टारगेट से वापस आ जा रही है। राइट, बट जब प्रैक्टिकली जब हम उसे ट्राई किए चाहे इंप्लीमेंट किए तो क्या मिल रहा है, वो 14 मिनट में भी वापस नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब प्रैक्टिकल करते वक्त और थ्योरेटिकली जब हम लोग उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे तो क्या हुआ कि टेस्टिंग करते वक्त हमारा इन्वायरमेंट हम ट्राई किए कि मतलब वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर पाए, बट प्रैक्टिकली जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट चेंज के कारण वो अपना बिहेवियर बदल दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सारा टेस्टिंग होना चाहिए और यही सबको क्या बोलते हैं फ्रेंड, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जो तीसरा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है द वेक्टर कैरेक्टर ऑफ फील्ड लिंकिंग द सोर्स वोल्टेज एंड रिसीव वोल्टेज मस्ट बी क्वांटिफिएबल। मतलब ये बोल रहा है फ्रेंड, जो वेक्टर कैरेक्टर होता है जो कि फील्ड ऑफ द फील्ड लिंकिंग सोर्स वोल्टेज को और रिसीव वोल्टेज को दोनों को लिंक करता है, ये फील्ड ये क्वांटिफिएबल होना चाहिए। और क्वांटिफिएबल मतलब क्या फ्रेंड, ये क्वांटिटी में होना चाहिए। राइट नाउ जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, बैंडविड्थ ऑफ एंटीना मस्ट मैच द सिस्टम एप्लीकेशन नीड। सबसे बड़ा बात, अगर बैंडविड्थ हमारा डिजायरेबल नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा, मतलब हम लोगों को डिजायर्ड सिग्नल में लॉसेस मिलेंगे। और हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारा एंटीना ऐसा डिजाइन हो जिसमें कम से कम लॉस हो। राइट फ्रेंड, चलिए ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक था। अब जानते हैं कि जब एक एंटीना बन जाता है तो उसके लिए मतलब उस एंटीना का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रडार एंटीना। देखिए फ्रेंड, इसमें और ऑपरेटिंग वाले कैरेक्टरिस्टिक में ये फर्क है कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको डिजाइन कंसिडरेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीना रडार है कि जब हमारा बनकर रडार तैयार होता है, रडार एंटीना, तो उस केस में हमारा मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, उन सारे कैलकुलेशन पे अगर खरा उतरता है हमारा एंटीना तभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो चलिए उन सारे कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है वो है एंटीना गेन। ये क्या होता है एंटीना गेन, तो ये फ्रेंड रेशियो है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोपागेटेड इन दिस डायरेक्शन एंड और द एनर्जी इज नॉट प्रोपागेटेड इन दिस डायरेक्शन। मतलब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया उसका और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि उस डायरेक्शन में नहीं गया, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, एंटीना गेन। राइट नाउ दूसरा जो है बीम विड्थ। ये क्या होता है फ्रेंड, एंगुलर रेंज ऑफ एंटीना पैटर्न in which at least half of the maximum power is emitted is called beam width। देखिए फ्रेंड, ये वो एंगुलर रेंज है जिसमें कि एक एंटीना का जो वेव होता है ना, ये देखिए जैसे ये, तो इसका आधा भी अगर जाएगा, अगर आधा वेव भी अगर चला गया किसी एक डायरेक्शन में तो इसको बोला जाता है बीम विड्थ। और ये अधिकतर मतलब हम लोग जब कंसीडर करते हैं ना तो 3 dB लेकर चलते हैं ताकि कम से कम लॉस हो। ओके, लिस्ट मैक्सिमम पावर इज एमिटेड इज कॉल्ड बीम विड्थ। राइट फ्रेंड, नाउ देखिए थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ बीम सॉलिड एंगल। ये क्या होता है, ये सॉलिड एंगल इज ए 2 डायमेंशनल एंगल मेजर्ड सिंबलाइज्ड बाय ओमेगा यूनिट आर स्टेरेडियन। देखिए फ्रेंड, ये एक क्या होता है, 2 डायमेंशनल एंगल मेजरमेंट होता है, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसका जो यूनिट होता है ना, ये ओमेगा लिखते हैं, इसको स्टेरेडियन, मतलब यूनिट्स इसका क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। राइट नाउ फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फ्रंट टू बैक रेशियो। ये जो फ्रंट टू बैक रेशियो एक एंटीना का है वो क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ रेडिएटेड टू
एनर्जी रेडिएटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए फ्रंट टू बैक रेशियो कुछ हम लोग ऐसा समझेंगे कि ये एंटीना है, ओके, कुछ डायरेक्शन ऐसा है, मतलब सिग्नल ऐसा जा रही है, इसका रेशियो, इसका एनर्जी का रेशियो प्लस कुछ जो एनर्जी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, हो सकता है किसी कारणवश इस जो सिग्नल का डायरेक्शन हो वो ऐसा हो, जस्ट इसका अपोजिट हो, तो इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इसके साथ अगर इसको P मानते हैं और इसको R मानते हैं तो P बाई आर को हम क्या बोलेंगे, P बाई आर को हम बोलेंगे फ्रंट टू बैक रेशियो। ओके फ्रेंड, नाउ ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया। अब एक नया जो टर्म आता है वो है रडार रिजोल्यूशन। जैसा कि हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ा था, रिजोल्यूशन क्या करता है, टारगेट रिजोल्यूशन, दो टारगेट्स के बीच में एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बोथ द टारगेट इज नोन एज रिजोल्यूशन। उसी तरह जब ये रिजोल्यूशन कॉन्सेप्ट रडार के साथ अगर हम यूज करते हैं तो ये इसका डेफिनेशन हम कुछ ऐसा दे सकते हैं, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू टारगेट्स, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू टारगेट्स दैट परमिट्स देम टू डिस्टिंग्विश्ड बाय ए रडार। मतलब वो सबसे छोटा दूरी जिससे कि दो टारगेट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता हो रडार, तो उसको रडार रेजोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंटीना है और यहाँ पे हमारा एक ही जगह पे दो ऑब्जेक्ट है और एक बीमविड्थ ऐसा जा रहा है, तो देखिए ये बीमविड्थ क्या है, अगर ये आगे पीछे भी हो ना तो ये दोनों के लिए एक ही रेंज देगा। लेकिन अगर हमारा ये दूसरा पल्स अगर हम ऐसा डाल दें तो क्या होगा बताइए, अगर हम इसको मेजर करेंगे ना तो इसका भी डिस्टेंस ये दे देगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये होगा कि मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, एक तीसरा ऑब्जेक्ट ये है और हम इसका रेंज चाहते हैं, तो ये इसका रेंज ना देकर ये दोनों का ही रेंज बताएगा। तो ये एक एम्बिग्यूटी एरर इसमें आती है, जिसको कि दूर करने के लिए पहले ही बता दिया गया है। नाउ ये क्या है फ्रेंड, इट इज ए टेक्निक यूज्ड विद मीडियम पल्स रिपीटिशन। ये एक टेक्निक है जो कि मीडियम पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी रडार के साथ यूज होता है। किस लिए, टू ऑब्टेन रेंज इंफॉर्मेशन, इससे रेंज इंफॉर्मेशन पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर डिस्टेंस दैट एक्सीड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिट पल्सेस, वो डिस्टेंस जो कि ज्यादा हो गया है ट्रांसमिट पल्स से, मतलब एक ट्रांसमिट पल्स जहां तक जा सकता था उससे ज्यादा अगर कोई डिस्टेंस हो गया तो उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना हो तो यही टेक्निक का यूज करते हैं, रडार रेजोल्यूशन का। ओके फ्रेंड, अब इस टेक्निक का दो लिमिटेशन है। जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो हाईलाइट होता है ब्लाइंड जोन से। ये क्या होता है ब्लाइंड जोन, ईच इंडिविजुअल पल्स रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका एक ब्लाइंड रेंज होता है। ब्लाइंड रेंज वो रेंज होता है, जैसे फ्रेंड ये देखिए ये हमारा सिग्नल गया और यहाँ पे मान लीजिए डाई कर गया, तो यहाँ पे हम रीड नहीं कर पाएंगे सिग्नल को, और यहीं पे इधर से एक सिग्नल आया, तो ये जो ब्लाइंड जोन है ना, जहाँ की रिसेप्शन सिग्नल भी ट्रांसमिशन सिग्नल के टकरा इंटरसेक्ट कर जाता है, तो वो पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं गेन कर पाते हैं टारगेट के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड जोन। राइट फ्रेंड, where the transmitter pulse occur at the same time as the target reflection signal arrives back at the radar। देखिए यही बता रहा है कि उसी टाइम पे ऑकर करता है रिफ्लेक्शन जबकि टारगेट रिफ्लेक्ट सिग्नल अराइव बैक एट द रडार, मतलब कि ये यहां से जा रहा है और इसी टाइम पे एक दूसरा सिग्नल यहाँ पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। ओके, नाउ जो सेकंड इसका लिमिटेशन वो क्या है, मल्टी टारगेट। इसको एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हैं, जनरली बोलते हैं मल्टी टारगेट। ओके, देखिए क्या है, मल्टी एयरक्राफ्ट विद इन द रडार बीम दैट आर सेपरेटेड बाय ओवर 500 मीटर इंट्रोड्यूसेस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट रिक्वायर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एडिशनल प्रोसेसिंग। मतलब कि यहाँ बोलने का ये ट्राई कर रहा फ्रेंड कि जब एक रडार बीम में जो कि 500 मीटर से ज्यादा अगर उन दोनों के बीच में सेपरेशन अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो हम लोगों को और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कैरी करना पड़ेगा, जो कि डिग्री दोनों के बीच में, दोनों का एलिवेशन एंगल और दोनों के डिग्री में डिफरेंस आ जाएगा। वो एक डिफरेंस, मतलब उसको जब भी डिफरेंशिएट करेंगे ना फ्रेंड, तो स्टेरेडियन जो आपने पढ़ा अभी, वो स्टेरेडियन एंगल का यूज करके हम लोग वो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उसके बिना नहीं कर पाते। तो ये एक इसका दूसरा लिमिटेशन है। ओके, so this was for today friend. If you like this video then please like, share and subscribe our channel. Thank you.